वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ही मुख्तलिफ और मुनफरिद है। इसमें बात होती है आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलों और मसाइल पर। ये सिलसिला पिछले कई माह से बल्कि कई सालों से जारी है, जिसमें हम नफ्सियात के हवाले से मामलों और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और इसके ऊपर आगाही पहुँचाना अब तक ये बड़ा ज़रूरी है। नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर अमूमन जिस किस्म की ख़यालात आम पाए जाते हैं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जनाब ये कि इस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेगमेंट को करने का जो मकसद, मैं हमेशा से ये बात दोहराता आया हूँ इस सिलसिले का जब से आगाज़ हुआ है तब से, कि हमारे यहाँ ख्याल ये किया जाता है कि अगर किसी शख्स के साथ कोई नफ्सियात का मसला अगर उसे दरपेश है तो वो शायद पागलपन का शिकार है। तो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये बात समझाई जाए कि नफ्सियात के हवाले से किसी भी उम्र में किसी भी शख्स को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है और कोई भी मसला काबिल इलाज भी है, बशर्त ये कि इलाज का तरीक़ा सही हो। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं इलाज के हवाले से, जिसकी वजह से मामला और ख़राबी की तरफ जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान पहले ही हो चुका है। तो अब समझने की बात यह है कि अगर नफ्सियात के हवाले से कोई मसला है तो उसके लिए डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है और डॉक्टर भी माहिर नफ्सियात होना उसके लिए ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि हर शख्स इस वक्त जो डॉक्टर शायद हो भी, वो भी ख़ुद को जो है वो माहिर नफ्सियात बताएगा और इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेगा। जैसे आजकल देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर लोग नज़र आ रहे हैं, अच्छी बात है, आगाही के ऊपर तो काम करें, मगर ये कि ये भी इस चीज़ को समझ लें या देख लें कि जो शख्स गुफ्तगू कर रहा है आया उसका नफ्सियात के हवाले से इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना मामलात और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। जनाब बड़ी खुशकिस्मती से हमारे पास जो डॉक्टर यहाँ पर इस वक्त हमारे मौजूद हैं, डॉक्टर शफीक यासीन एक जाना पहचाना नाम है और एक मुस्तनद डॉक्टर भी हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर कई अरसे तक जो है मुख्तलिफ ममालिक में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे ममालिक में अपनी खिदमत जो है वो अंजाम देते रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और वजाहत देनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि जैसे मैंने कहा कि अभी कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो माहिर नफ्सियात और सीनियर माहिर नफ्सियात, जैसे हमारे यहाँ सीनियर तज्ज़ियाकार जगह जगह आपको मिलेंगे, इस तरह सीनियर जो है वो नफ्सियात के माहिर भी जो नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जिससे आप इलाज करवा रहे हैं आया उसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं। अब तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, ज़रा फरमाइएगा इब्तिदा में जी। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा आसान है। पाकिस्तान में एज बढ़ गई तो आप सीनियर हो गए और आपने दो चार लफ्ज़ पढ़ लिए नफ्सियात के बारे में तो आप माहिर बहुत खूब। नफ्सियात हो गए। बात यह है कि लोगों में शऊर नहीं है, गलत फहमियाँ, मिथ्स जो है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नफ्सियात के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग ये सोचते हैं कि जो भी पाकिस्तान में नफ्सियात का इलाज करने साइकाट्रिस्ट के पास आ रहा है वो पागल होगा, नफ्सियाती होगा, गुस्सा करता होगा, मारता होगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाता होगा, कपड़े फाड़ के बाहर भाग रहा होगा दीवानों की तरह। ऐसा शायद 5% भी नहीं होता। और मैं रिपीटेडली ये कहता आया हूँ कि 90-95% से ज़्यादा जो केसेस हैं जो नफ्सियात के, वो आम केसेस हैं। मतलब आम, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा और इसको डी वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन मसला डिप्रेशन का बड़ा कॉमन है, घबराहट बेचैनी का बहुत कॉमन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, नींद का ना आना बहुत कॉमन है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आम सोसाइटी में आम लोग फेस कर रहे हैं और उसकी वजह जो है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल है जिसका इम्बैलेंस कॉज कर सकता है, या फिर सोशल या एनवायरमेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, जो कि किसी तरह का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कोई भी जॉब का चले आना, फाइनेंशियल लॉस या कोई मेजर इशू आया हो या ग्रीफ इश्यूज, वो भी कॉज कर सकते हैं। तो कॉज रिगार्डलेस ऑफ द कॉज होता ये है कि प्रॉब्लम्स जब इस लेवल पे होते हैं कि इंसान ग्रीफ से गुजर रहा है, किसी के करीब का रिश्तेदार बहुत उसकी डेथ हो गई है और वो अगर 6 महीने से ज़्यादा ग्रीफ कंटिन्यू है और पैथोलॉजिकल है तो उसका इलाज ज़रूरी होता है। लोग ये सोचते हैं ये तो कॉमन है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। डिप्रेशन होना और एंजाइटी होना, इसका ताल्लुक बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ों से नहीं है जो हम जिसको रिलेट कर देते हैं।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये भी बड़ा कॉमन है कि अगर आपका ईमान कमज़ोर है, आप रिलीजियस नहीं है, तो आपको नफ्सियात का प्रॉब्लम होने का रिस्क ज़्यादा है, या फिर आप नफ्सियाती हो जाते हैं। इसका मतलब है, और ये भी कहते हैं कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया है इसलिए आपको ये डिप्रेशन या मायूसी हो रही है। इसका भी ताल्लुक जो है नफ्सियात से नहीं है। बेसिकली नफ्सियाती बीमारी जो है इट्स अ साइंस, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, अगर डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, तो हम क्यों नहीं कहते कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया है, या आपको ये बीमारी इस वजह से हो गई है। जी। तो नफ्सियात के प्रॉब्लम के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है, और उसकी वजह से लोग जो है ना मिसगाइड हो जाते हैं। और फिर ये होता है यहाँ से कि वो बाबा के पास जा रहे हैं, रूहानी इलाज करा रहे हैं, तावीज़ पहन रहे हैं, इसमें फिर शिरक भी आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ फिर आप वो चीज़ें करते हैं जो शायद इस्लाम जो है ना मना करता है, अलाउ नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ ईमान ज़रूरी है, मैं उसके ख़िलाफ़ कतई बोल ही नहीं सकता। और नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ईमान आपका स्ट्रॉन्ग है, आप फिर भी ये ऐसा कोई वो नहीं है कि ये आपको रोकता है या बीमार नहीं हो सकेंगे, बीमार नहीं हो सकती, या नफ्सियाती तो बीमार नहीं हो सकती। वो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो है ना मिथ जो है, ये गलत फहमियाँ, ये दूर करने की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और आप बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो इसलिए बड़ी ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ आए कि सही टाइम पे इलाज करवाना ही बेस्ट है। बिल्कुल सही। और उसमें देरी करना बहुत से कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ होता भी यही है कि मसला बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, उसके बाद ही फिर रुजू किया जाता है, और यही एक बड़े तवील अरसे से मौजू ज़ेर बहस है। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है, फिर ये कि सही डॉक्टर का इंतखाब भी करना ये बड़ा ज़रूरी है। अब होता यही है, अमूमन ज़्यादातर जो केसेस आ भी रहे हैं, लोग फ़ोन के ज़रिए मालूम करते हैं कि वो जी बड़े तवील अरसे से इलाज करवा रहे हैं मगर फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने इस चीज़ की वजाहत की, क्योंकि जो मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ आई है, जो चीज़ मैंने अपने इर्द गिर्द देखी, उसमें ही कि बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में आ चुके हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर आज गुफ्तगू का आगाज़ इसी नुक्ते के साथ किया है। फिर ये कि लोगों को मुतमईन करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है नफ्सियात के हवाले से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके तरीके से चीज़ों को लेके चला जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे अगर डॉक्टर की सारी गलती ना भी हो, लेकिन पेशेंट के अंदर मैंने देखा है कि ये है। अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ, कहते हैं जी हमारे मुताबिक जो है वो ये नहीं हो रहा, जो हमने डॉक्टर से कहा उसने वो करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये क्या वजह है डॉक्टर साहब, कि ये वाक़तन ऐसा है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से ट्रीट कर रहा है और पेशेंट की नहीं सुन रहा? चक्कर क्या है ये? आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। पेशेंट ज़्यादातर डॉक्टर की नहीं सुनते, पेशेंट की फैमिलीज पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ कि वो शायद इतना नहीं सुनते जितना सुनना चाहिए। अभी 2 केसेस मेरे साथ हुए हैं पिछले 1 हफ्ते में ही, और दोनों पे मैं अभी आते हुए सोच रहा था। एक लड़का 13 साल का, नशे का प्रॉब्लम, यंग लड़का, फैमिली को समझाया कि कम से कम महीने का इलाज तो चाहिए, क्योंकि वो एडिक्शन का केस है। और मदर ने आके 2.5 वीक पे आके मुलाकात की बेटे से, लगा कि बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी साइकोथेरेपी चल रही है, उसकी काउंसलिंग चल रही है, नहीं मुझे तो लेके जाना है, बाकी हम घर से इलाज करवा लेंगे, आप जो है ना उसको छुट्टी कर दें। मैंने थोड़ा समझाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद सामने वाले को ये लग रहा है कि इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है ये। तो फिर मैं कहा ठीक है, आप कहते हैं तो डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 दिन पहले पेशेंट को ले गए डिस्चार्ज करा के, कल फ़ोन आया कि वो तो स्निफ कर रहा है पेट्रोल, और ये चीज़ें उसकी जो है ना ठीक नहीं हुई हैं, तो क्या किया जाए। फिर मैं भी वो हो गया कि भाई जब इलाज ही आपने नहीं करने दिया प्रॉपर तरीके से, वक्त से पहले ले गए, तो फिर ये तो होना है। दूसरा पेशेंट अभी उसको ठीक हुए, मुश्किल से 1-2 दिन हुए, वो भी दाखिल था। फैमिली को समझाया कि अभी ही इम्प्रूवमेंट आई है, थोड़ा सा रहने देते पेशेंट को, कि अभी ये स्टेबिलिटी रहती है कि नहीं रहती। और फिर हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में और घर के एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क होता है। आप हॉस्पिटल में हैं, आप उन स्ट्रेसेस से दूर हैं, प्रॉब्लम से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं, आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपको ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ तक आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं। जैसे ही आप एनवायरनमेंट में जाते हैं, जो रियल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वो शायद प्रॉब्लम्स भी वापस आ जाते हैं, सोचे वापस आने लगती हैं, और रिश्तेदारों से आप मिलते हैं। और फिर उसके साथ भी यही हुआ कि जो चीज़ें ठीक हो रही थी, वो अभी फैमिली का फ़ोन आया कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, वो तो वापस इस तरह सोचने लगा है, तो आपने कैसे इलाज किया? उस वक्त तो ठीक था जब ले गया था, लेकिन ये वापस से बिगड़ रहा है। ये भी होता है कि जब लेकर गए तो बिल्कुल ठीक तो होता है। देखिए, इम्प्रूवमेंट
आती है और उसके बाद इम्प्रूवमेंट के बाद उसको मेंटेन रखना, उसको कंसोलिडेट करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक हड्डी है अगर टूटी है और वो जोड़ रही है और अभी इस पोजीशन पे है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी हमें प्लास्टर उतारना है, तो बहुत ही एहतियात से आप वज़न उठाएं। ये नहीं करेंगे आप जिम में आपने 15-15 किलो के वज़न उठाना शुरू कर बिल्कुल दिए ऐसा ही है। तो वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, उसको और मज़ीद कुछ महीने चाहिए मज़ीद ताकतवर होने के लिए। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपकी जो इम्प्रूवमेंट आती है, साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आती है या से वो फिर ये रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा स्ट्रेस से आप दूर रहें, दवाइयाँ टाइम पे खाएं और फिर शायद बहुत जल्दबाजी में डिस्चार्ज कराना, वक्त से पहले ले जाना, ये रिस्क बढ़ा देता है कि पेशेंट रिलैप्स होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जब आप उस वक्त समझा रहे होते हैं तो नहीं समझ में आ रही होती, बाद में जब ले जाते हैं और पेशेंट बिगड़ता है तो फिर आप ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर आपने सही इलाज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, देयर इज नो गारंटी। देखिए, आप बेस्ट साइकाइट्रिस्ट दुनिया का उठा लें और बेस्ट तरीके से इलाज करें, देयर इज परसेंटेज। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का अम्ब्रेला लेते हैं जो कि हम पागलपन की बात करते हैं, तो अगर 100 पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उनमें से 7 से 8 ऐसे होते हैं 100 में से जो किसी भी दवाई से कितने लंबा इलाज क्यों ना कर लें वो ठीक नहीं हो सकते। दे आर कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। वो कभी ठीक नहीं होती वो बीमारी। 92%, 93% रिजल्ट्स हैं कि वो ठीक हो जाते हैं, तो इट्स अ गुड परसेंटेज। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देयर इज अ परसेंटेज जो ठीक नहीं होती, फिर उसमें रिलैप्सेस का रिस्क भी कुछ केसेस में ज़्यादा होता है, कुछ परसेंटेज में। तो जब वो रिलैप्स होते हैं या बिगड़ते हैं, जिसका मतलब है आप जैसे दवाइयाँ लेते हुए, तो एज एन एवरेज तकरीबन 60 से 70% स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस जो है ज़िंदगी में 4 से 6 दफ़ा रिलैप्स करते हैं। और तो ये समझना ज़रूरी बड़ा है। ऑनेस्ट होकर आपने बता दिया, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो होता ही है कि हम जैसे भी ये बात हो रही थी, क्या ख्याल ये किया जाता है कि जी ट्रीटमेंट तो हमने पूरी की थी लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों हुआ। तो ये चांसेस आर देयर कि ये होता ज़रूर है, लेकिन इसके लिए भी एक तरीकाकार है। अब उसकी तरफ आते हैं कि ये पोस्ट ट्रीटमेंट भी एक सिलसिला होता है। वो कहते हैं कि ये सारे अरसे सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी रहेगी, जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन ये एक सर्टन केस के अंदर जिसकी अभी बात हो रही। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बिल्कुल, और यही वजह है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड एडिक्शन। वही हमारा जो एक गलत फहमी एक और जो है आवाम में, वो ये है कि एक दफ़ा आपने दवाई शुरू की तो आप लाइफ टाइम इसलिए लेंगे कि आप एडिक्ट हो गए हैं दवाइयों Yes. के। एडिक्ट होना और ज़रूरत में बड़ा फ़र्क है। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट ही को ले लें या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ले लें या किसी को कोलेस्ट्रॉल है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप देखते हैं कि या थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई भी बड़ा मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं कि अगर एक दफ़ा दवाई शुरू की तो वो चलती रहेगी। लेकिन कभी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को ये नहीं कहा जाता कि ये तो एडिक्ट हो गया दवाइयों का। जी एग्जैक्टली। वो उसको लेनी पड़ती है लाइफ टाइम, इसलिए कि इंसुलिन इतना नहीं बन रहा, जो कंट्रोल है शुगर का वो सही नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि आपको फिर एक सब्स्टिट्यूट दवाई देनी है जो कि वो शुगर के लेवल्स को कंट्रोल रखे, और फिर आपको फिर भी चेक्स रखने पड़ते हैं कि अब लेवल्स कितने हैं, क्या दवाई बढ़ानी है, कम करनी है, क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी यही है। अगर हम इंसुलिन से कंपेयर कर रहे हैं न्यूरोकेमिकल्स को दिमाग के अंदर, और उन न्यूरोकेमिकल का ताल्लुक है इमोशन से, आपके सोचों से, आपकी महसूसात से, खुशी से या उदास होने से या घबराहट से, तो जब वो केमिकल इम्बैलेंस आता है तो ये दवाइयाँ उस केमिकल्स को लेवल्स पे लेके आती हैं। उस राइट लेवल्स पे आने के बाद आपकी महसूसात, आपके इमोशंस, आपकी परसेप्शन, आपकी सोचें नॉर्मेलिटी की तरफ आती हैं। जब वो नॉर्मल होती हैं तो फिर आप कहते हैं अब तो मैं ठीक हो गया। फिर दवाई रोकते हैं खुद ज़्यादातर पेशेंट कि अब हमने ज़रूरत नहीं है, बंद कर दी। और रिपीटेडली 80 से 90 पेशेंट जो मेरे पास आ रहे होते हैं, 2 साल पहले आपसे इलाज कराया था डॉक्टर साहब, बड़ा पेशेंट अच्छा हो गया, 2 महीने में ठीक हो गया था, उसके बाद हमने आपको दिखाया नहीं, हमने तो दवाई बंद कर दी, अब पेशेंट जो है 3-4 महीने से बिल्कुल मायूस हो गया है, फिर वैसे ही हो गया है। Exactly. तो ये क्या हो गया, आपने इलाज किया फिर बिगड़ गया पेशेंट। तो मैं उनको यही समझाता हूँ, मैंने कहा क्यों आपने दवाई बंद कर दी थी, दवाई आस्ते से कम हो जाती, आप 1 गोली पे 2 गोली पे भी ठीक रह सकते थे, ज़रूरत नहीं थी। और फिर एक वक्त के बाद अगर हम बंद करके कोशिश करते तरीके से, अगर एक प्रॉपर उसको जो कोर्स है उसको पूरा करते, तो फिर चांसेस होते कि शायद वो पेशेंट ना बिगड़ता। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है।
या से, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको समझना ज़रूरी है। या तो आप खुद समझें या आप पूछें डॉक्टर से ताकि वो आपको समझाए, या फिर ये चीज़ें होती रहेंगी फिर। लेकिन गलत फहमियाँ जो हैं वो आपकी बीमारी को बिगाड़ती हैं, ठीक नहीं करती। एग्जैक्टली और ये ऐसा दीगर बीमारियों की तरह है भी नहीं मसला। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जब आपको बुखार हुआ है और कोई बीमारी अगर आपको है, आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए, और फिर इस ख्याल से कि ये अब दोबारा सिलसिला नहीं होगा, किसी हद तक तो ये बात मुमकिन है। मगर यहाँ ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। समझाने की कोशिश आपको की जा रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये एक किसी इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट नहीं होती, ये भी ज़रा समझ लें कि अगर किसी फैमिली के अंदर अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई शख्स है जिसको इसका कोई मसला है किसी भी हवाले से, तो फिर पूरी फैमिली को जो है उसकी सपोर्ट करनी पड़ती है, और उसकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अक्सर मैंने देखा कुछ डिमेंशिया के केसेस के अंदर कुछ पेशेंट्स हैं, अब वो होता ये है कि वो जी अक्सर ये बात समझाई जाती है कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना करो जिसकी वजह से वो किसी ट्रबल में आ जाए या किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। वो अक्सर वही डिस्कशंस हो रही होती हैं, उस चीज़ का लोग ख्याल नहीं रखते। एक तो एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह की डिस्कशन, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस होना, सरफेस हो जाते हैं, जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है वो हर जगह उसको हो रहा है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी? बहुत ज़्यादा जी। फैमिली का सपोर्टिव होना, समझना बीमारी को और सोच समझ के बोलना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो कल्चर है ही नहीं सोच समझ के बोलने का। अभी बताता हूँ। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। पेशेंट अगर लेटा हुआ है, मायूस है, उसको उसकी मोटिवेशन नहीं है, पहले ही वो इतना नाउम्मीद हुआ हुआ है ज़िंदगी से, और फिर बोलना ये तो नकम्मा है, सुस्त है, किसी काम का नहीं है, पड़ा हुआ है, अच्छा भला हट्टा कट्टा है लेकिन काम पे नहीं जा रहा है, जॉबलेस है, तो वो पहले ही डिप्रेशन में आप इस तरह के अल्फाज बोल के उसको और जो है तोड़ देते हैं बेसिकली। तो इंस्टेड कि आप सपोर्ट करें, उसकी बात सुने, पूछें कि बेटा या भाई क्या हुआ, आप क्यों इस तरह से उदास हैं, कमरे में हैं, अकेले हैं, खा पी कम रहे हैं, नींद नहीं आ रही आपको, कोई वजह है? तो देखिए कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हम ये हमेशा कहते हैं यार ये हो गया डिप्रेशन, क्या वजह है? एग्जैक्टली, देयर इज़ नो नीड फॉर अ रीज़न। और फिर अगर कोई रीज़न हो भी जाता है ना, तो फिर कहते हैं यार ये तो किसी और की गलती थी, तो इसकी वजह से इसको डिप्रेशन क्यों हो रहा है। अब देखिए, अगर यही सेम जो हम बात कर रहे थे हड्डी टूटने की, अगर एक गाड़ी ने आपको मार दिया रक्षण है और गलती आपकी थी नहीं, आप ऐसे ही रोड क्रॉस कर रहे थे या फुटपाथ पे चल रहे थे, तो फिर क्या ये कहते रहेंगे डॉक्टर को यार मेरी गलती तो नहीं थी, मैं क्यों प्लास्टर लगाऊं, उसको जाके आप इलाज करें जिसने मुझे मारा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, ज़रूरी नहीं कि गलती आपकी हो, बगैर वजह के, बगैर गलती के अगर डिप्रेशन हो जाता है, इलाज ज़रूरी है। इस पे अगर आप इफ़ यू बीट अराउंड द बुश कि भाई क्या हो रहा है, वजह मुझे जब तक मुझे समझ नहीं आएगी कि डिप्रेशन हुआ क्यों, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, तो कई दफ़ा आप नहीं समझा सकते कि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होने के लिए अगर आपके 2 जनरेशन पहले भी किसी को डिप्रेशन हुआ है ना, जो आपके दादा दादी या और उसकी फैमिली में, या फिर शायद किसी को भी ना हुआ हो, तो जनरल पॉपुलेशन में जो है अगर 8% से 10% डिप्रेशन है, माइल्ड टू मॉडरेट की हम बात कर रहे हैं, अगर सीवियर की हम बात कर रहे हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट को करें तो फिर मजीद ज़्यादा परसेंटेज हाई है, इट कैन गो अप टू 15 to 20%। तो ये किसी को भी हो सकता है। तो इसमें हमें अगर वजह समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब नहीं कि इलाज नहीं कराया जाए। किसी को कैंसर हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे भाई मुझे जब तक वजह समझ नहीं है इसको कैंसर क्यों हुआ, मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। तो ये हर मेडिकल फील्ड के साथ है कि वजह समझना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई क्लियर कट वजह है तो आप समझा सकते हैं, या हाइपोथेटिकली आप 4-5 रीजंस बता सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये ज़रा समझ लीजिए अभी ये शायद तासुर ये मिल रहा हो कि हर बीमारी के लिए जो है वो एडमिट करना ज़रूरी है। यू नेवर नो कि बहुत सारे केसेस के अंदर मसला बहुत जल्दी भी हल हो जाए जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा हुआ है आपके मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि आप समझ रहे हो या फैमिली ये समझ रही हो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, 1 या 2 सेशन के अंदर मामला हल हो गया? होता ये है कि अगर 10 पेशेंट मुझे दिखा रहे हैं या बात 15, तो उनमें से शायद 1 को दाखिले की ज़रूरत होगी, एवरेज में बता रहा हूँ।
अच्छा, और फिर ये वेरी करता है। कभी ये होता है कि अगर डिप्रेशन हो रहा है, एनजाइटी हो रहा है और लग रहा है कि पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, तो जो चीज़ 3-4 हफ्ते में की जा सकती है, हम कोशिश करते हैं कि चलो कम से कम मिनिमल 1 हफ्ते का दाखिला तो कि उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले, हम मेडिकेशन एडजस्ट कर सकें एग्जैक्टली उसको, और फिर वो बाकी ट्रीटमेंट घर से करा लें। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोकते हैं लोगों को। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम्म, शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर शफीक यासीन साहब से बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से मोहम्मद और मसाइल पर। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि सिचुएशन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़ा मुश्किल होता है, फिर फैमिली की सपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, वो बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर है और अक्सर इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। अभी कुछ देर पहले भी आप बता रहे थे कि इसके हवाले से, वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको कंटिन्यू किया जाए जी। बिल्कुल यासर, अब कल की बात है, कल रात को पेशेंट देख रहा था ओपीडी में, और तकरीबन 8:30-9 बजे के दरमियान एक पेशेंट मेरे पास आया, नोन टू मी, 7 महीने से मुझसे इलाज करा रहा है, लेकिन उसने कुछ दिनों से दवाइयाँ नहीं खाई थी। राइट। फिर उसकी रिसेंट एंगेजमेंट हुई, नई जॉब उसने शुरू की 2-3 हफ्ते पहले, 20 दिन पहले एक्चुअली उसने मुझे बताया। फिर वो घर शिफ्ट कर रहा था, तो जब वो मुझसे बातें कर रहा था उसके हाथ कांप रहे थे, घबराहट में था, एयर कंडीशन रूम में भी उसको पसीना आ रहा था और बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। मैंने उससे कहा, यार तुम, मुझे लग रहा है रिलैप्स हो रहे हो, बिगड़ रहे हो, तुम कम से कम 5-7 दिन रुक जाओ हॉस्पिटल, तुम्हें इंजेक्शंस लग जाएँ, ट्रिप्स लग जाए, तुम्हारी दवाई वापस से सिस्टम में आ जाए, तुम फिर चले आना। क्या, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं रुक गया तो फिर मेरी जॉब भी चले जाएगी, नई नई जॉब है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं सिर्फ दवाई लेता हूँ, चले आता हूँ, घर से इलाज कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर है आप फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ समझा सकते हैं। अब वो पेशेंट जो है वो बेचारा जब तक फार्मेसी में गया, दवाइयाँ ले ही रहा था, तो मुझे बाहर से स्टाफ भागता हुआ आया और मैं दूसरा पेशेंट देख रहा था कि डॉक्टर साहब को जो अभी गए हैं वो तो बिल्कुल लेट गए हैं ज़मीन पे, हाथ उनके कांप रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, उनको लिटाया बिस्तर पे, देखा तो पैनिक अटैक था। पैनिक अटैक में होता ही भी कि इंटेंस एंजाइटी का अटैक होता है, और बिल्कुल ठीक बहुत है। दिल तेज़ धड़क रहा था उनका, पसीना आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हार्ट अटैक हो रहा हो, लेकिन वो हार्ट उसका नॉर्मल था। बिल्कुल ठीक है। हमने चेक किया, खैर उसको इंजेक्शंस लगे, ड्रिप लगे, उसको उसके बाद वो तकरीबन आधे घंटे बाद रिलैक्स हो गया, आधे पौने घंटे बाद उसको नींद आ गई, और वो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उसको अकेला भेजता, तो फैमिली को कॉल कराई। बाय द टाइम 10 बजे मुझे मेरा क्लिनिक ऑफ होता है, लेकिन 10:15 10:30 बजे के दरमियान उसका भाई आया, मैं वेट करता रहा, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा नहीं, पहले फैमिली से मिल लूँ। बिल्कुल सही। तो फैमिली में भाई उसका आया, मैंने उससे समझाया, मैंने कहा देखिए ये हुआ है, ये उसकी वीडियो दिखाई जो जिस पोजीशन में था कि बहुत ही बुरी पोजीशन में था, अब तो खैर रिलैक्स हो गया था। तो मैंने कहा देखिए रात को रुक जाए तो अच्छा है, हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट करा लें तो अच्छा हो जाएगा इसके लिए, तब तक इसकी दवाइयाँ भी एडजस्ट हो जाएंगी, इंजेक्टेबल्स की शायद उसको वापस ज़रूरत पड़े, इसने पैनिक अटैक हुआ है वापस रिपीट हो सकता है। फैमिली का नहीं 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 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ले जाना है पेशेंट को। तो बात ये है यासिर के ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, मैं जो देख रहा हूँ कि जो ज़रूरियात हैं पेशेंट की, चाहे वो ट्रीटमेंट के हवाले से हो, चाहे वो दाखिले के हवाले से हो, मेडिकेशन की यूजेज के हवाले से हो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से हो कि एक हद तक तो दवाई ले ली 2-3 महीना, उसके बाद लोग कहते हैं अब हम नहीं इसको कंटिन्यू कर सकते, हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयों को या ट्रीटमेंट को या दाखिलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, कि पेशेंट का अगर इलाज जो है वो उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जबकि वो ट्राई करके उसको मिनिमम पॉसिबल भी कर देना, तब भी कई लोग अवॉइड करते हैं या नहीं करवा सकते। तो ये बड़ा कॉमन देखा जा रहा है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि लोगों में समझ नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते नफ्सियात के प्रॉब्लम को जितने एक और प्रॉब्लम को देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें ये भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि वो आजकल सोशल सिचुएशन ऐसी है लोगों की, वो इतने उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि वो इलाज पे खर्च कर सकें। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि एक आम तासुर भी है, जैसे भी डॉक्टर साहब तस्करा कर रहे थे, कुछ अगर स्टेबल होंगे भी
मगर वो इस चीज़ से ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि यार पता नहीं कि डॉक्टर जो है वो जानबूझ के एडमिट करने की, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अब ये ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा सोसाइटी में, ये भी एक अनफॉर्चुनेट ऐसा भी हो रहा है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डाउट में आ जाते हैं कि आया इसको कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। तो ये एक तो प्रॉब्लम है। मगर वाक़तन अगर ऐसी कंडीशन अगर किसी पेशेंट की है, अब ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन सामने आती है। अच्छा, ये पैनिक अटैक के बारे में आपने बात की, बड़ा कॉमन एक नज़र आता है, एक एपिलेप्सी और एक ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मगर वही तरीका इलाज जो है वो जिसका हमने शुरू में तस्करा किया था उसी को लोग इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? अगर ये जैसे पैनिक अटैक क्रॉनिक होता चला जाएगा और ये अगर बड़ा रैंडमली अगर ये सिचुएशन का सामना अगर किसी सब्जेक्ट को रहेगा, नतीजा इसका क्या निकलेगा? फिर मुश्किलात में इजाफा ही होना है फिर तो। पैनिक अटैक जो है बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। एक तो ये बहुत ज़्यादा अजियत महसूस करता है जो इससे गुजर रहा होता है। उसके लिए ऐसा होता है कि वो शायद अब मर जाएगा या ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उसने सारा कंट्रोल लूज़ कर दिया है और वो बहुत ही डिसेबलिंग किस्म की फीलिंग होती है। और जब रिपीटेडली होती है तो इंसान कहता है ये तो कभी भी हो सकती है और किसी सिचुएशन में किसी जगह भी हो सकती है। फिर उसके अंदर ये डर होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा किसी पब्लिक की जगह या फिर दावत में या किसी रिश्तेदारों के पास या काम पे होगा, कहता ये चीज़ अचानक से मुझे पैनिक अटैक हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उनके सामने मैं कैसे फेस करूँगा इसको। तो फिर उसको लगता है मैं अकेला नहीं कर सकता फेस, तो उसको किसी कंपनी की ज़रूरत होती है। फिर वो कहता है मैं किसी न किसी को साथ लेके जाऊँगा ताकि मैं ज़रा महफूज फेस फील करूँ। ड्राइव नहीं कर सकता है वो, हाइट पे नहीं जा सकता, चूल्हे के करीब या कोई पकाना हो तभी पैनिक अटैक हो गया तो एक्सीडेंट उसका कोई इंसिडेंट होने का ख़तरा है। फिर कई लोग पैनिक अटैक की वजह से और एंजाइटी अटैक्स की वजह से शराब और नशे का वो रुझान बढ़ जाता है इसमें। कहते हैं कि यार इस तरह कैसे हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के लिए कई ऐसी एडिक्टिव दवाइयों पे चले आते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो कि उसका एक्चुअली एडिक्शन हो जाता है जी। तो ये समझना ज़रूरी है यासिर कि एक प्रॉब्लम जो है अगर उसको सही टाइम पे डील नहीं किया जाए उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितने ज़्यादा हैं। और फिर एक दफ़ा ज़्यादा मजबूती उसने जड़ पकड़ ली बीमारी ने तो फिर उसको ठीक करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक पैनिक अटैक्स उसी सोचों को और उसी बीमारी को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहा है कि ये जो है ना अब तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। हो सकता है वो पहले तो हुआ हो 1-2 महीने के बाद होता हो, फिर उसके बाद हर हफ्ते में या हर 2 हफ्ते बाद पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएं। कभी कभी कुछ केसेस में तो एक दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा पैनिक अटैक्स हो रहे हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही और फिर ये कि एक दफ़ा पैनिक अटैक शुरू होता है ना यहाँ से तो शुरू तो इस तरह होता है कि उसको सोचें आ रही हैं, वह परेशान हो रहा है, उसका दिल तेज़ धड़क रहा है, फिर उसको लगता है कि सांस लेने में उसको मुश्किल हो रही है और उसकी ब्रीदिंग जो है वो शैलो होती है, वो लंग्स डीप लेवल ऑफ लंग्स से सांस नहीं ले रहा है, थर्ड लेवल पे नहीं जा रहा है, सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल पे छोटी छोटी सांस लेता है। और जितनी ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग होती है, छोटी छोटी सांसें लेता है, उतनी ही ज़्यादा फिर एंजाइटी बढ़ती जाती है। इसलिए कि ऑक्सीजन जो है वो पहुँच नहीं रहा, आपके मसल्स को स्टिफनेस बढ़ती है, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ता है और आप जो है ज़्यादा घबराहट बेचैनी की तरफ जाते हैं। फिर एक्चुअली वो सारे सिम्टम्स आपको फील होने लगते हैं जो कि हार्ट अटैक के हैं। बड़े सिमिलर होते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, बल्कि एक वक्त माइंड एक सिग्नल देना शुरू कर देता है कि शायद कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। ये एक बड़ी वजह बनता है। तो इस चीज़ को पहले तो डायग्नोसिस का ज़रूरी है, ये भी समझ लेना चाहिए। और फिर ट्रीटमेंट का, अच्छा अब ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या है ये भी बता देना कि ताकि ये भी समझ में आ जाए कि ट्रीटमेंट से किस हद तक जो है वो उसको रिकवर किया जा सकता है, सिचुएशन को हैंडल करने का भी तरीका आ सकता है और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जी देखिए ट्रीटमेंट इज़ ईजी। मेडिकेशन है जो कि विद इन द मैटर ऑफ 3 to 6 वीक्स आपके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करती है जिसका रिलेशनशिप पैनिक अटैक से होता है। उसकी वजह से आप जो है ना आपकी सोचें मुस्बत होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और आप जो नेगेटिविटी और जो आपकी अप्रीहेंशंस होती हैं फ्यूचर के बारे में, आप जो परेशान हो रहे होते हैं वो कम होने लगती हैं। फिर साथ साथ साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएगा, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन है और इस एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक के साथ साथ देखिएगा कि लाइफ में क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है ये हो रहा है पैनिक अटैक या एंजाइटी।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लेके प्रैक्टिकल सुपरफिशियल लेवल से लेके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं जो कि पैनिक अटैक्स में हेल्प कर सकती हैं। तो ये थेरेपीज़ जो हैं वो आपको सिखाती है कि किस तरह से पैनिक अटैक्स को फेस करना है, और साथ में मेडिकेशन दी जाती है। तो विद दिस कॉम्बिनेशन इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो टाइमली इलाज कराए, जल्दी इलाज कराए और टाइम ज़ाया ना करें। अगर देर हो भी गई है तब भी रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं है, ठीक हो सकता है पेशेंट, लेकिन प्रोग्नोसिस उतना ही अच्छा होगा, मतलब ठीक होने के चांसेस जितना जल्दी इलाज कराया जाए। एग्जैक्टली। एपिलेप्सी के अंदर क्या सिमिलर आपने जैसे बताया कि सिचुएशन होती है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए? बिल्कुल, एपिलेप्सी काफ़ी डिफरेंट है पैनिक डिसऑर्डर से, क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपको ईईजी चेंजेस और कभी एमआरआई में चेंजेस नज़र आ जाते हैं। तो वजह कुछ भी हो सकती है, बचपन में बुखार तेज़ हुआ हो जिसकी वजह से जो है ना ईईजी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हों। ये बेसिकली इसी तरह है जैसे आपके दिमाग के अंदर वायरिंग है, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं और जो नर्व कनेक्शंस हैं वो उसकी एबनॉर्मेलिटी है। और जब आपके ईईजी में वो पैटर्न नज़र आता है जो कि रिलेट करता है एपिलेप्सी से, तो वो, और एपिलेप्सी की बहुत सी टाइप्स होती है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। अच्छा, इसमें होता ही है कि डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक जिस स्टेज को हम कहते हैं ऑरा, उसमें ये होता है कि प्री जो है ना जो एपिलेप्सी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें फील होती हैं पेशेंट को जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि एपिलेप्सी होने वाली है। जैसे उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, उसके अंदर अजीब सी फीलिंग आती है कि मैं, मेरा आसपास के लोग, आसपास के एनवायरनमेंट डिफरेंट फील हो रहा है, नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद अचानक से जो है ना टॉनिक फेज शुरू होता है जिसमें मसल्स जो है ना स्टिफ हो जाते हैं, और फिर क्लॉनिक फेज जिसमें जर्क्स आती हैं और फिर वो गिर जाता है अपने, उसका कॉन्शियस लेवल जो है ना वो अनकॉन्शियस में चले जाता है। उसकी ज़बान जो दांतों के बीच में आ सकती है, पेशाब निकल सकता है, मुंह से झाग निकलती है और वो कम्प्लीटली बेहोश होता है, आंखें चढ़ जाती हैं। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि ये पेशेंट मरने वाला है, कोलैप्स कर गया है और कुछ अभी इसकी जान जा सकती है, ऐसा लगता है। ऐसा होता नहीं है। ये बेहोशी तकरीबन रहती है कभी कभी 2-3 मिनट तक, कभी 5 मिनट या ज़्यादा, और फिर वो होश में आ जाता है। उसको कुछ याद नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ था। लोग उसे बताते हैं कि भाई तुम गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। उसमें उसको सर की चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है उस पीरियड में। तो ये जो है ना, एक दफ़ा एपिलेप्सी डायग्नोज हो जाए, जिसे मिर्गी उर्दू में कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये लाइलाज है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकेशन से ये बिल्कुल ट्रीट हो सकती है। इतने पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो एपिलेप्सी के आए थे और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, बिल्कुल ठीक होने का मतलब ये है और मैं क्लियर कर दूं यासिर के पेशेंट्स की, जो अगर वो हफ्ते में एक दफ़ा जिसको आ रही थी एपिलेप्सी के, या महीने में 2 या 3 दफ़ा, तो वो तकरीबन ये हो सकता है कि साल में एक दफ़ा भी ना हो, या एक दफ़ा कोई झटका आ जाए। कभी कभी 2-4 साल तक बिल्कुल कोई फिट्स नहीं आते और पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, दवाइयाँ लेता रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। फिर होता यही है जो बाकी बीमारियों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं चलो यार आप दवाई बंद करो, मैं तो ठीक हूँ, क्या ज़रूरत है, ईजी लेते हैं। तो इसमें बहुत रिस्क होता है। ड्राइविंग करते हो अगर ये कोलैप्स हो गया और एपिलेप्सी मिर्गी के दौरा पड़ गया, एक्सीडेंट हो सकता है। आप सीढ़े चढ़ के कोई ऐसा, आप प्रोफेशन में जैसे कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, लोगों के हाथ कट सकते हैं, ऊपर बुलंदी से हाइट से गिर के मर सकता है इंसान, सर पे चोट लग सकती है। चूल्हे के पास अगर कोई औरत खाना पका रही है उसको आग लग सकती है। तो ये बड़ा ख्याल रखने वाली चीज़ है कि ये आप उस प्रोफेशन में ना जाएं, ऐसा काम ना करें जिसमें रिस्क हो, और दवाइयाँ बहुत टाइम पे लें, और इसमें बिल्कुल नाका नहीं आना चाहिए। दवाइयों का ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता हूँ, अक्सर ये होती है, बल्कि अभी डॉक्टर साहब ने फिर इसको दोहरा दिया आपके सामने कि वो ये जो खुद से फैसला किया जाता है ना कि अब मुझे बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ये किसी भी बीमारी के लिए, माइंड यू, ये सिर्फ ये नहीं है कि नफ्सियात के हवाले से मैं बता रहा हूँ, किसी भी बीमारी का अगर शिकार है, लेकिन ये फैसला फिर इवेंचुअली डॉक्टर ने करना होता है, क्योंकि उसके पास ही इख्तियार है। वरना होता है ये कि जैसे ही हमारी तबीयत में बेहतरी महसूस हुई, हमें लगता है कि जी अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। हो सकता है, बल्कि बहुत मुमकिन होता है कि वो वक्ती तौर पर चेंजेस आपके अंदर आए हों,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल हो तो सबसे पहले ज़रूरी है, खुदा रहा ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इलाज आप करवा रहे हैं डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि मेडिसिन कितनी देर आपने इस्तेमाल करनी है। जी डॉक्टर साहब, आपका इसके लिए क्या मैसेज है? सबसे ज़्यादा तो आपको फेस करना पड़ता है और ज़्यादातर केसेस के अंदर यही होता है कि भाई जी ट्रीटमेंट को हम परस्यू कर रहे थे, अब ठीक है, लेकिन पोस्ट ट्रीटमेंट भी तो कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। फिर पोस्ट ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ, मैं तकरीबन हर पेशेंट से कहता हूँ, पेशेंट को ठीक करना आसान है, पेशेंट को ठीक रखना ज़्यादा मुश्किल है। और ये फैक्ट है, क्योंकि होता यही है कि जब तक पेशेंट आपके पास है, वो आ रहा है या दाखिल है, आपका कंट्रोल है। मुझे पता है मैं उसको क्या दवाई दे रहा हूँ, वो पेशेंट दवाई ले रहा है, वो ठीक हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि पेशेंट ठीक हो रहे होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन जब आप वो चले गए अपने घर और या अपने गांव चले गए या दूसरे शहर से आते हैं, तो फिर यू डोंट नो कि वो क्या हुआ। फिर वो नहीं दिखाए, अगर उन्होंने कंसल्टेशन नहीं कराई, वहीं किसी फार्मेसी से कोई दवाई ले ली। अच्छा, मज़े की बात ये, वो 3-4 तरह की दवाई दी जाए। वैसे डॉक्टर साहब, मैंने जब वो 2 साल बाद आते हैं तो ये कहानी आपको सुनने को मिलती है कि आपने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट कर लिया था, शुक्र अल्लाह का, पेशेंट ठीक था। फिर हमने सोचा कि ये 2 दवाई लेते हैं, बाकी 2 दवाई खुद बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा था, नींद भी आ रही थी पेशेंट को, तो जी हमने तो ये बंद कर दी दवाई। फिर बाद में कुछ अर्से बाद हमने सभी दवाई बंद कर दी। तो उन्होंने खुद अपना फैसला कर लिया कि कौन सी दवाई कब लेनी है, कब बंद करनी है। अच्छा, वो करके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करके उन्होंने खुद अपना डिसीजन ले लिया, दवाई बंद कर दी। जी कहते हैं जी अब पेशेंट बिगड़ गया जी, आ गया पेशेंट को लेके, तो आप अपनी डॉक्टरी करेंगे तो फिर, तो मैं तो कई दफ़ा, और फिर वो आगे भी कई दफ़ा बड़े नडर होते हैं माशाल्लाह से, कहते हैं यार डॉक्टर साहब वो दवाई मुझे लगता है नहीं थी अच्छी, ये थी। मैं तो कई दफ़ा अपना प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा के कर देता हूँ उनके, मैंने कहा ले जी अपना खुद ही दवाई लिखें, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं आप। तो मैं तो अपना कहना लिखें, कोई मसला ठीक नहीं, है, मैं साइन कर दूँगा, आप लिख लें दवाई। एग्जैक्टली। चलें जी, ये बड़ा ज़रूरी है जी। बार बार ये बात बताई जाती है कि डॉक्टर को फैसला लेना होता है और दवा भी उसने तजवीज़ करनी है, तो पाबंदी आपने करनी है और उसके बाद फिर देखें। और ये भी ऐसा नहीं है कि 100% आपको जो है वो इलाज कहीं एक से मिल ही जाए, दुआ भी इसके लिए ज़रूरी है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये समझाने का मकसद ही यही था कि इलाज किस तरह करवाने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ़ लाए और नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर हम हर हफ्ते आज के दिन जो है वो गुफ्तगू करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है आपको बात समझाई जाए। सवालात का सिलसिला तो अभी भी जारी है, मगर ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आज ही के दिन ये सेगमेंट होगा तो ज़रूर आपके सवालों को शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।